अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्किद की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर का एक प्रोसेस चलकर है। जैसा कि हमारे सामने एसआईआर का फेज 1 भी आ गया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हमारा मैपिंग करवाया। उसके बाद एसआईआर का फेज 2 हमारे सामने आया, तो हमने यूनिमरेशन फॉर्म फिलअप करके बीएलएस को हैंड ओवर कर दिया। अब एसआईआर का थर्ड फेज जो शुरू है, ये थर्ड फेज हमसे ये पूछता है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का एक प्रोसेस अब चल कर है। इसी को कहते हैं नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड कहते हैं, इसमें नोटिस दी जाती है, इलेक्टोरल वोटर्स को नोटिस दी जाती है, जिनके जरिए लोगों की वेरिफिकेशन जिनको ईसीआई मांगना चाहता है, उन लोगों को नोटिस ईसीआई की जानिब से इश्यू की जाती है। देखिए, कर्नाटक में जब एसआईआर शुरू होने से पहले, बिफोर एसआईआर 5,54,32,314 इलेक्टोर्स थे, मौजूद थे। लेकिन जैसा ही एसआईआर का प्रोसेस खत्म हुआ तो 4,46,80,151 वोटर्स अब मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि 1.7 करोड़ वोटर्स के नाम एसआईआर से बाहर चले गए, एसआईआर से बाहर चले गए। लेकिन जो उसमें जो 1.7 करोड़ जो वोटर्स हैं, इसका मतलब इसमें कौन लोग हैं, हमें ये भी तो जानने की जरूरत है। नहीं, क्या इसमें जो चालती वोटर्स डिलीट हो गए क्या? नहीं, इसमें एएस डबल डीओ के वोटर्स, मतलब जो लोग एब्सेंट थे, वो लोग भी 1.7 करोड़ में ही मौजूद है। जब बीएलओज आपके घरों पर विजिट दिया, आप वहां पर नहीं मिले, नहीं मिलने के बाद 3 विजिट दिया, नहीं मिलने के बाद एब्सेंट हैं। कुछ लोग इंतकाल कर गए, जिनका डेथ हो गया, वो लोग भी इसी में मौजूद हैं। और कुछ लोग शिफ्ट हैं यहाँ से, कुछ लड़कियों की शादी यहाँ से होकर महाराष्ट्र को शिफ्ट हुए, इन लोगों का भी उसमें से डिलीट हो गया। और कुछ लोगों का डुप्लीकेट वोटर्स भी इसमें डिलीट हो गए। हाँ, हम जानते हैं कि जैसा कि हमारा ही खुद का एक तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ, हमारे घर में ही हमारे अम्मी अब्बा के 2-3 जगह वोट थे, 2-3 जगह वोट थे अलग अलग बूथ में, 168, 169, 252। तीनों बूथ में वोट रहने की वजह से मैं क्या किया, 252 को कंटिन्यू किया, 168, 169 में हमारे वोट को हमने डिलीट करवा दिया। इसका मतलब जो डिलीट हो गए, एक फैमिली के 3 वोट हैं बोले तो 2-3 वोट एक फैमिली के डिलीट हो रहे हैं। 10 लोगों के ऐसे 12-20 वोटर्स ज्यादा हुए, वो लोग भी डिलीट में आ गए, तो ये लोग भी 1.7 करोड़ में ही मौजूद हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। लोगों को क्या लग रहा है, 1.7 करोड़ वोटर्स जब डिलीट हो गए तो लोगों के अंदर एक डर, एक खौफ का माहौल है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद क्या है कि हमें इस एसआईआर से डरना नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना है। एसआईआर क्या है, एक नोटिस इश्यू की जाती है, नोटिस इश्यू करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें डर, खौफ, ये तमाम चीजों को निकालना है, बाकायदा एक जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर्नाटका ने एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, पब्लिश की। आप जानते हैं 24 अगस्त को एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई। वो ड्राफ्ट लिस्ट में तमाम, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट थी, ये फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट नहीं है। जो ये ड्राफ्ट लिस्ट जो 24 अगस्त को पास हुई, पब्लिश हुई, फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट नहीं है। इसकी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट कब आने वाली है बोले तो 27 अक्टूबर को इसकी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट ईसीआई पब्लिश करने वाला है। लेकिन जो लोग इस ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद हैं, क्या वो लोग पार हो गए क्या? एक क्वेश्चन आता है। जो लोग ये ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद हैं, जो लोग इस ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद भी नहीं है, उन लोगों, जो मौजूद नहीं उन लोगों को भी नोटिस दी जाती है। जो लोग इस ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद हैं, कुछ लोग 24 लाख चिल्लर, 24 लाख कुछ अदद है वो, उतने वोटर्स को ASDO में इंक्लूड किया गया है। उन लोगों को तो नोटिस जाने वाला है ऑल ओवर कर्नाटका में। लेकिन ये जो ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है, उन लोगों को भी, कुछ लोगों को जो जिनके ऊपर वेरिफिकेशन करना चाहता है ईसीआई, उन लोगों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। अब जो लोग कंफ्यूज में हैं कि हमारा नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में आया तो बात खत्म, जिन लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया वो परमानेंटली डिलीट हो गए क्या? जिसका भी नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद नहीं, उनको डरने की जरूरत नहीं। आप परमानेंटली इस वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं हो गए। आपके लिए एक ईसीआई एक मौका दे रहा है कि 24 अगस्त से लेकर 24 अक्टूबर के 23 सितंबर के बीच में आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करना है। इसी को कहते हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड। ईसीआई ने कहा कि 24 से 23 सितंबर तक आपको वो फाइल करना है। नोटिस क्या है? नोटिस बोलकर हमको डराया जा रहा है, नोटिस आती, नोटिस इश्यू होता है। नोटिस क्या है? ये नोटिस क्या है मालूम क्या? एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। इट इज अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स, जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो दिखाने हैं, जिन लोगों को नोटिस जाता है उनको ही बोल रहा हूं मैं आपको।
जो 11 डॉक्यूमेंट्स ईसीआई बोल रहा है ना, वही 11 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है। हमारे ये पेपर्स है, हमारा आधार कार्ड, हमारा इनकम सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल का कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट हमको दिखाना पड़ता है। नोटिस से इतना हमको डरने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पहला सवाल ये पैदा होता है, अगर हमारा नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद नहीं है तो हम क्या करें? फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा इसमें मौजूद ही नहीं नाम है तो हम क्या करें? बिल्कुल खामोशी के साथ ना बैठे, लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, आपको क्लेम करना चाहिए। क्लेम फॉर इंक्लूजन करना चाहिए। क्लेम फॉर इंक्लूजन इसका मतलब कि हमको इस ड्राफ्ट लिस्ट में, हमको इलेक्टोरल रिकॉर्ड में डाला जाए। उसके लिए क्या करना होगा? आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। जिसका भी नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद नहीं है वो लोग क्या करें? वो लोग फॉर्म नंबर 6 फिलअप करके आज का आज ही या कल का कल ही फॉर्म नंबर 6 भरकर अपने इलेक्टोरल रिकॉर्ड में मौजूद हो जाएं। ये फर्स्ट। दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर हमारा ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है लेकिन गलत इंफॉर्मेशन मौजूद है, किसी का एज वहां गलत आ रही है जो ड्राफ्ट लिस्ट में, किसी का मेल को फीमेल किया गया है, किसी का एड्रेस चेंज किया गया है, ये तमाम चीजें होने के बजाय अगर आपका एड्रेस या तो कोई करेक्शन है तो आप फॉर्म नंबर 8 फिलअप करके उस करेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आपको यह भी मौका दिया जा रहा है, किसके बीच में? 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में। वो जो भी ड्राफ्ट लिस्ट आपके पास जो मौजूद है उसमें करेक्ट वेरीफाई करें, 1 से 2 बार चेक करें इसमें क्या मिस्टेक है। और वो जो ड्राफ्ट लिस्ट आप लोग जो चेक कर रहे हैं हम लोग, उसे पूरा एक पार्ट नंबर 169 168 का पूरा ये एनरोल लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ईसीआई एनईटी पे जाकर आप एससीक्यू नंबर अगर डालेंगे तो आपको सीधा सीधा आपका प्रेजेंट डिटेल ही आ रहा है, उसमें कुछ भी आप ज्यादा डिफिकल्टीज ना पैदा कर ले। ईसीआई ऐप पर जाएं, आपका पिक नंबर डालें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर इसके पीरियड में भी और ईसीआई ने भी एक ये किया है कि अगर किसी को किसी के वोट होने से ऑब्जेक्शन है, अगर मेरा ऑब्जेक्शन किसी को इस इनरोल में होने से किसी को ऑब्जेक्शन है तो हम उनका भी ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन सही होना चाहिए। किसी के साथ पर्सनल टारगेट करके हमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक चीज मौजूद है, हमें किसी के ऊपर अगर वो अंदर इन्वॉल्व किया गया है तो उनके भी ऊपर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तीसरा सवाल, नो मैपिंग। जो नो मैपिंग, अगर आपका मौजूदा वोटर रिकॉर्ड में 2002 का रिकॉर्ड और 2026 का रिकॉर्ड कंपेयर नहीं हो रहा, अगर आपका मैपिंग नहीं हुआ है, इन लोगों को भी नोटिस इश्यू हो सकता है, इन लोगों को भी नोटिस आ सकता है। 2002 के रिकॉर्ड से मिलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली डिलीट हो गए, परमानेंटली कोई भी डिलीट नहीं हुआ इसमें से। इसके बाद आपको टाइम दिया जा रहा है कि 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक। और इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोलकर एक ये है, एनोमली जो बोला जाता है, एनोमली, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसका मतलब क्या है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये है कि आपके वोटर रिकॉर्ड में ऐसा मिसमैच मौजूद है जिसके बारे में इलेक्शन अथॉरिटीज को वेरिफिकेशन की जरूरत है। आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है, कुछ गलतियां पाई गई, तो इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है? आपसे वेरिफिकेशन करना चाहता है, आपको पूछना चाहता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वेरिफिकेशन में हम आपको सक्सेसफुल वोटर बोलकर इसमें लिस्ट में डाल सकेंगे। आपको इन तमाम कंडीशंस में नोटिस मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा आपको, अगर 2002 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, या तो आप वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है, या एनोमली की लिस्ट में आप मौजूद हैं, या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको नोटिस इश्यू हो सकता है। क्या ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद होने पर भी नोटिस आ सकती है? यस, 100% ड्राफ्ट लिस्ट में भी मौजूद होने पर भी नोटिस आ सकती है। उन लोगों को नोटिस आ सकती है जिन लोगों पर ईसीआई वेरिफिकेशन करना चाहता है। रीजन क्या होता है? कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिए रहते, या एनोमली रहता, या अनमैप्ड वोटर्स रहते हैं, या मैप्ड वोटर्स रहते हैं। ये एनोमली बोला जा रहा है, इसमें नोटिस आएगा। ये जो एनोमली जो वर्ड हमने यूज किया जा रहा है ना, इसमें 100% नोटिस आएगा। एनोमली में भी 2 टाइप के हैं, एक अनमैप्ड वोटर्स रहते हैं, एक मैप्ड वोटर्स रहते हैं। अनमैप्ड वोटर्स वो वोटर्स जो लोग 2002 में भी नहीं मौजूद थे, और 2002 में उनका खुद का भी वोट मौजूद नहीं था, बिल्कुल क्या भी रिकॉर्ड ही नहीं कहां भी। अनमैप्ड वोटर्स, इनको तो 100% नोटिस आएगा। और जो लोग मैप्ड वोटर्स, जो 2002 में उनका अलग नाम है, 2026 में अलग है, कंपैरिजन करने के बाद कुछ डाउट आ रहा, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी वेरिफिकेशन की जाती। लेकिन ये जो नोटिस का जो प्रोसेस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है।
ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारे लोग जो डर रहे हैं ना, ये डर को निकालो कि 2000 ये जो नोटिस सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है। और मैप्ड वोटर्स में क्या होता है, आपकी एज आपके वालिद की एज से, आप फादर की एज बेटे की एज एक दूसरे को मैच नहीं होती। 15 साल से कम का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। बाप बेटे की एज जब हमें चेक करते हैं तो 15 साल से कम का डिफरेंस इनके बीच में आया तो ऐसे लोगों को भी नोटिस दी जाती। या फिर ऐसा होता कि 1980 में बाप पैदा हुआ था, 1985 में बेटा पैदा हुआ था। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। डायरेक्ट मालूम पड़ता कि 1985 में बेटा और 1980 में बाप बोले तो 5 साल का बहुत अलग अलग चीज है, डायरेक्ट डाउट करने की चीजें। और कभी कभी ऐसा होता भाई बहनों का हमारा जो वोट रहता नहीं, 9 महीने का डिफरेंस नहीं रहता सबके बीच में, 9 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। वो कुछ कंडीशंस हैं। आप अगर इसका डिटेल्स देखना चाहते हो ईसीआई के वेबसाइट पर आपके इसके पूरे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। 9 मंथ का डिफरेंस, ऐसे कुछ डाउटफुल, ऐसे कुछ जिनके ऊपर वेरिफिकेशन करना चाहता है इलेक्शन, उन लोगों को नोटिस इश्यू कर सकता। अगर ऐसा हो तो, अगर आपको नोटिस आई, अगर आपके ऊपर ये हुआ तो क्या करना है। जो लोग 1 जुलाई 1987 से जो लोग पैदा हुए नहीं, जो 1 जुलाई 1987 से जो लोग पैदा हुए, उनका खुद का सेल्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स ईसीआई पूछ रहा नहीं, 11 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स उनका सेल्फ डॉक्यूमेंट्स रहना। ये 1987 से पहले जो पैदा हुए तो। अभी बात आती दूसरे कैटेगरी के लोग, जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुए, 2004 और 1987 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए, इन्हों क्या करना बोले तो इन्हों खुद का भी डॉक्यूमेंट्स एक प्रोड्यूस करना। जो 11 डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, या तो अपने माँ का या बाप का भी एक डॉक्यूमेंट्स इन्हों ईसीआई को सबमिट करना वेरिफिकेशन के लिए। अब बात आती जो 2004 के बाद पैदा हुए, तो अभी की पूरी जनरेशन 2012 जो 2026 तक जो भी पैदा हुए, ये लोग क्या करना बोले तो इनका खुद का सेल्फ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करना चाहिए इनको। या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, या आधार कार्ड हो, या एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, या कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रहते हैं, ये तमाम चीजें सबमिट करना है। एक डॉक्यूमेंट, हाँ 11 डॉक्यूमेंट्स में एक ही डॉक्यूमेंट, पूरे 11 नहीं। फिर हमारे लोगों को पूरे 11 प्रोड्यूस करना, क्या करो ऐसा दिमाग आता, उसमें से एक भी रहा तो चलता, वो 11 तो हर एक के पास मौजूद रहते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता क्या भी सोचने का। वो 11 में से एक डॉक्यूमेंट हर किसी के पास मौजूद है। अगर किसी के पास मौजूद नहीं है तो वो बहुत लापरवाह है वो लोग, अभी तक उन्होंने इसके बारे में फिक्र ही नहीं करे। हाँ, जो 2/12/2004 के बाद जो पैदा हुए 2026 तक, इन्हों सेल्फ का डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, माँ का और बाप का दोनों का भी डॉक्यूमेंट्स इन्हों सबमिट करना। 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक दिखाना। अगर कोई भी एक शख्स जिंदा है, एक शख्स जिंदा है लेकिन उसे इलेक्टोरल रोल में क्या है, मुर्दा साबित किया जा रहा, जिंदा है लेकिन ASDDO के लिस्ट में उसका नाम है मौजूद, ऐसा शख्स भी अपना इलेक्टोरल रोल में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता। ASDDO लिस्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी जा रही है, वो लिस्ट ASDDO में कौन कौन नाम आए नहीं, हमें चेक कर लेना हो जाको। उसमें अगर हमारा नाम है, हमें जिंदा है या उसमें नाम आया तो वो हमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिस कैसा आती। अब बात करते हैं नोटिस की। ये सब समझा तुम ना, ये तमाम चीजें बोला मैं, ये कौन है वो कौन है, ये पूरा डिटेल्स बोला कहाँ कहाँ क्या क्या होता बोल को। लेकिन अब नोटिस कैसा आती है? नोटिस या तो ऑनलाइन आती या तो ऑफलाइन आती। अगर ऑनलाइन नोटिस है तो ईसीआई के वेबसाइट पर, आपके ईसीआई एनईटी पर या तो नोटिस आती, उसमें आपको बोला जाता, रीजन दिया जाता नोटिस में। ऑनलाइन में तुम्हारा वोट क्यों डिलीट किया गया, तुम्हें बाहर क्यों रखा गया, उसका रीजन दिया जाता। रीजन देने के बाद उसमें क्या बोलता है, सबमिट द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द नोटिस इश्यू। ये जो हम नोटिस भेजे हैं आपको, इसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, लेकिन ऑनलाइन वो लोग अपलोड कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर है उनकी वोटर आईडी से लिंक रहना, वहां ओटीपी पूछा जाता आपको। इसलिए मैं आप सबको एक गुजारिश करना चाहता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके वोटर आईडी को अपना मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवाएं, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल करना हो तो डायरेक्ट आपको बीएलओ को मिलकर फाइल करने से आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। यह आसान प्रोसेस है। हाँ, अगर कुछ कंडीशन में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है, ऐसी सूरत में बीएलओ खुद आपको नोटिस ला कर देते हैं, आपके घर तक आकर वो आपको नोटिस देते हैं। वो नोटिस में पूरा रीजन मौजूद रहते हैं, तुम्हारा वोट कहीं को डिलीट हुए और कितने तारीख को तुम ना बुलाएं, कहां पर तुम ना बुलाएं, ये तमाम चीजें उस नोटिस में मौजूद रहते हैं। किस तारीख को तुम्हारा हेयरिंग है, हेयरिंग बोलते हैं। हेयरिंग मतलब ये कोर्ट की हेयरिंग नहीं, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की हेयरिंग बोलते हैं। तुम्हारा सब कुछ देना पड़ता। नोटिस आ गया, अब क्या करें? नोटिस अब हाथ में आया हमारे, अब बीएलओ लका को नोटिस दिया हमने, अब क्या करना हमने? अभी नोटिस आने के बाद पहला ध्यान से पढ़ना नोटिस क्या है बोल को।
घाबरे पड़ने की जरूरत नहीं, मैं वो बार बार बोल रहा हूँ, घाबरे पड़ने की जरूरत नहीं। नोटिस में क्या है, किस वजह से नोटिस हुआ, उसमें हम ना क्या इंफॉर्मेशन मांगे, हम ना क्या मांग रहा है ये नोटिस, क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा, तुम्हारा क्या एनोमली में है, क्या अनमैप वोटर्स में है, क्या एसडब्ल्यूडीओ लिस्ट में है, क्या, ये तमाम चीजें उसमें रहते हैं बाकायदा लिखे। सो वो हमें उसमें पढ़कर इंफॉर्मेशन देना, आपको कौन सी डेट पर बुलाया गया और कहाँ बुलाया गया, कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, इतना काम है, तो दूसरा क्या नहीं। बीएलओ से मुलाकात करना, बीएलओ से बार बार मुलाकात करके पूछ लेना क्लियर। नोटिस सबमिट लास्ट डेट से पहले होना। अब नोटिस का एक डेट है, अभी 23 सितंबर तक तुम ना उसका रिप्लाई देना बोल पाए, तो मैं 23 सितंबर तक चुप बैठने का, 24 सितंबर को जो होश में आते हैं हमारे कुछ लोग, 23 सितंबर या तो 22 सितंबर को उनको याद आता हमें नोटिस का रिप्लाई दे, इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। 23 सितंबर से पहले नोटिस का रिप्लाई देने की कोशिश करें। और नोटिस सबमिशन, जब भी तुम्हें नोटिस का रिप्लाई देते हैं तो उसका सबमिशन प्रूफ एक्नॉलेजमेंट अपने हाथ में हासिल करें। नोटिस को इग्नोर ना किया जाए, ये लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अभी समझो, मिसाल के तौर पर एक रहमान साहब बोलकर हैं, रहमान साहब है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनका रिकॉर्ड 2002 की लिस्ट से मिल रहा नहीं, तो इनकी डिटेल्स अनमैच्ड है। इनका डिटेल क्या है, अनमैच्ड। एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं मैं, अनमैच्ड है, लेकिन इनका नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में है, गलत इंफॉर्मेशन है लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम मौजूद है। इनको भी वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस दिया जाने वाला, एक नोटिस आया, नोटिस बीएलओ लका को देता। अब रहमान साहब का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो नोटिस लेना, इंफॉर्मेशन लेना, नोटिस का रिप्लाई देना, नोटिस का जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे वो नोटिस देना, और जो डेट को उनको बुलाया जाता वो डेट को उन्होंने हाजिर होना। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोला, वो मोबाइल नंबर आपका वोटर आईडी से लिंक रहना चाहिए। अगर मान लो कोई बीमार है, अगर मान लो कोई बीमार है या तो फॉरेन कंट्रीज में है, अभी ये एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, हमारा भाई फॉरेन कंट्री में है, अभी क्या फॉरेन कंट्री से फोन लगा को बुला को छोड़ने का क्या उसे, आ रे एसआईआर का ये चले, पहला तू आकर, ऐसा नहीं है। एसआईआर में जो बीमार है, जो बड़ी उम्र वाले हैं, एजेड पर्सन जो वहां तक आ नहीं सकते, जो फॉरेन कंट्रीज में, ऐसे लोगों का कोई और जाकर भी ऑब्जेक्शन क्लेम फाइल कर सकता है। क्योंकि तेलंगाना और बिहार का जो भी ये जो प्रोसेस चला, मैं वहां का लेकर बोल रहा हूं। मैं अभी कर्नाटका इलेक्शन कमीशन के भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जारी होने वाले हैं, लेकिन तेलंगाना और बिहार में इसी तरह से हुआ। जब भी उनका कोई बाहर कंट्रीज में था तो वो लोग किसी और के जरिए वो ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स फाइल करने लगाते थे। ये कोई क्रिमिनल मर्डर का केस नहीं, ना डकैती का केस है, ये सिर्फ एक एसआईआर का प्रोसेस है। इसे बहुत अपने आप को क्रिमिनल समझो ना, कोई एक नोटिस बोले तो एक सादी एक डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा, तो ज्यादा उसमें कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। एसआईआर देखो, ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस चल लेकर है, ये एसआईआर का प्रोसेस हुआ 2000 की लिस्ट में हमने मैप किया, उसके बाद हमें इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया, उसके पास एक ड्राफ्ट लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब हम आकर कौन सी पोजीशन में खड़े हुए हैं, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की पोजीशन में हम आकर खड़े हैं। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होने के बाद क्या होता, वेरिफिकेशन होता। वेरिफिकेशन के बाद ईआरओ या तो ईआरओ डिसीजन देते हैं। डिसीजन देने के बाद 27 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी होने वाली है नहीं, उस लिस्ट में इंशाल्लाह हम लोगों का नाम शामिल हो जाता। ये एसआईआर का इतना प्रोसेस है। और आखिरी बात समझाना चाह रहा हूं कि ये मुश्किल नहीं है, ये जो भी प्रोसेस है बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग अपने घरों में एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, खासकर हमारे औरतें इसके बारे में बहुत सारी टेंशन लेती हैं। इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एसआईआर उतना मुश्किल काम नहीं है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। इससे बहुत आराम के साथ आपके जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखो, वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जिन लोगों को नोटिस नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो 27 अक्टूबर की लिस्ट में 100% वो लोग मौजूद रहेंगे। जिन लोगों को नोटिस आया है वही लोगों के लिए प्रोसेस था। नोटिस किस तरह से आएगी, किस तरह से? ये नोटिस जो आएगी बीएलओ के थ्रू, अगर फिजिकली अगर नोटिस आएगी तो बीएलओ आपको घर पर लाकर ये नोटिस देंगे। और जो ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए उन्हें भी नोटिस होगी? यस, 100%। उन्हें भी, मतलब ड्राफ्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम आया उन तमामों को लिस्ट नहीं नोटिस जारी होगी। जिन लोगों को एसडब्ल्यूडीओ में आए होंगे, या तो अनमैप होंगे, या अनोमली होंगी, या तो 2002 के रिकॉर्ड से और उनके अभी का प्रेजेंट रिकॉर्ड कुछ मिसमैच लग रहा होगा, तो ऐसे लोगों को तो नोटिस आएगी। तो एक ही तरफ लगाई थी, वो आपको जिम्मेदारी थी, तो हर एक जगह वार्ड में आप करा। हम वो जो हेल्प डेस्क जो लगाए थे, हम वार्ड नंबर 34 में भी लगाए थे,
शायद आपने, और 19 में भी लगाए थे, 20 वार्ड, 28 में भी लगाए थे, चार वार्डों को हमने ये किया था। ये नहीं आती, इसका भी काम प्रोसेस चल जाता है। यहाँ बाहर भी हमें 8 दिन तो बैठे हैं, 8 दिन बैठे। अरे हर यार 80,000 से वोट ज्यादा कटे हैं, तो जो पार्टी के जो मेन पार्टियां हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी से नहीं निभाया। हाँ, SIR के बारे में जितना सीरियसनेस लोगों को दिखाना चाहिए था, जितना अवेयरनेस ये लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जब ये इनके लोगों के वोट लेते हैं, लेकिन जब उनके ही वोट कट रहे हैं तो इन लोगों को भी उस इश्यू पर सीरियस होना चाहिए। इन लोगों ने उस तरह की अवेयरनेस नहीं पैदा की, और जितने भी ये काम जो बना रहे थे चुप बोलने के लिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में वर्क नहीं हुआ। इसलिए तो 2,98,000 के करीब वोट्स पूरा डिस्ट्रिक्ट में डिलीट हो गए ना। डिलीट हो गए का मतलब नहीं कि लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अभी उसमें 30,952 वोट डुप्लीकेट थे, 30,952 वोट डुप्लीकेट हैं। इसका मतलब ये सीरियसनेस के साथ काम नहीं हुआ। यहाँ के शासक से आरोप लगा रहे हैं बोगस वोट के बारे में बात, फिर यहाँ के जो प्रधान कंपेयर थे कोई बोगस वोट उनके इतने पहले के देखो उसमें उनके बीच है जो बोगस से जीते हैं, उन तमाम वोट होते हैं जो बोगस। हाँ, मैं जो यहाँ के शासक की बात कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक सिंपल, आज का सब्जेक्ट तो नहीं है उसके बारे में बात करना, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ के शासक की जो जीत हुई है वो इंसाफ वाली जीत नहीं है। मैं भी ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ, वो इंसाफ वाली जीत नहीं, वाकई में 100% अगर उन्होंने बोगस वोट लेकर ही जीती, क्योंकि शुगर फैक्ट्री में कितनी बोगस वोटर्स जो बाहर के राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के लोगों को खुद पकड़ा गया था, ये आपको भी मालूम है, आपने न्यूज के जरिए उनको कवर भी किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये शासक जो भी वोट लिया है, जो 6,000 या तो 7,000 के डिफरेंस से जो ये विन हुआ है, ये 100% ये यहाँ का MLA है ही नहीं, ये झूठ मोट की जीत है, ये सच्चाई वाली जीत नहीं है। जो वोट अभी जो भी कटे हैं वो भी वोट कटे मुझे तो उससे तो बचाया नहीं जा सकता। किनके वोट? वो जो शासक यहाँ पर बोगस थे उनके बता रहे हैं तो अभी हुआ है ना, SIR तो लागू अभी हुआ है, अभी ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुआ है। अभी इसके बाद अभी 2028 में जब इलेक्शन आएगा तो हमको पता चलेगा 2028 में क्या होने वाला है। मतलब अभी देखो, ये ड्राफ्ट लिस्ट 24 अगस्त को जारी हुआ, इसमें कितना डिलीट करना था वो ECI ने बाहर कर दिया, जो डुप्लीकेट थे या तो AW में थे तमामों को। इससे पहले कहाँ हुआ था जब इलेक्शन था? अभी तो SIR 2002 के बाद अभी हुआ है, 2026 में SIR आया। पहला तो इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर होता था, अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, NRC, CA, SIR, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, NRC, CA और SIR कनेक्टेड हैं, ये सब चीजें। देखो अब ये कंडीशंस में जो बताया आपको, 1 जुलाई 1987 या 2004, 2026 का, ये तमाम NRC के रूल्स हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें क्लियर हो जाएंगे, हमारा क्या वैसा इसमें बचेंगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। वो 11 डॉक्यूमेंट्स तो बहुत आसान डॉक्यूमेंट्स हैं, हर किसी के पास मौजूद है वो। और एक बात है, आप कह रहे हैं बोगस वोट अपने डिलीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद 2028 का चुनाव है, तब फिर वो लाके डाल सकते हैं, नया बना सकते हो। ये बाकायदा ECI की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, BLOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बूथ लेवल ऑफिसर्स की, AERO, ERO, इन तमामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोटर्स जब आप एनरोल कर रहे हैं तो ये वोटर कहाँ का है, किधर का है, कौन है, वो इनको वेरिफिकेशन करके ये अपने इलेक्टोरल बना सकते हैं। और ये क्या है सर, आम आदमी पार्टी, JDS, एम पार्टी सिर्फ वो लोगों का वोट लेने आते हैं, तो लोगों की वोट बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। आम आदमी, JDS और क्या बोले आप, MIM, कांग्रेस भी है इसमें, आप उसका नाम नहीं ले रहे, कांग्रेस भी है इसमें, ये लोग भी सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। बीजेपी पार्टी से वोट बचाने का काम कर रही है, तो अभी मुझे पूरा शहर भर घूमकर जो है लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, फॉर्म भरना, तो ऑफिस में भी रात दिन जो काम चला है, लोगों के फॉर्म भर दिए गए। नहीं, उनके ताकत देखो, हमीद मुशर्रफ साहब की जितनी ताकत है वो उतना कर रहे हैं। मैं बात बता, सिर्फ बात हमीद मुशर्रफ ही एक ही कांग्रेस के लीडर नहीं है, हमीद मुशर्रफ साहब ही एक ही कांग्रेस के लीडर नहीं, बहुत सारे बीजापुर में कांग्रेस के लीडर्स हैं जो अपने आप को कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर जो मानते हैं बीजापुर में, वो लोग कहां पर थे? सवाल पैदा होता नहीं। हमीद मुशर्रफ साहब कर रहे थे, ओके, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो बात नहीं। बाकी के भी कांग्रेस के लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता बोलते हैं, उन्होंने भी ग्राउंड में रहना था नहीं,
सिर्फ हमीद मुशर्रफ साहब ठेका लिए थे क्या उसका? तो एमआईएम पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेडीएस पार्टी ये लोगों का वोट बचाने में नहीं दिखाई, तो उनको क्या कहना है? एमआईएम पार्टी और आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने अपने ताकत के हिसाब से कर रहे हैं, उन्होंने फील्ड में क्या तुम्हें उनको कवरेज दी, तो आम एमआईएम को दी तुम्हें, आम आदमी जितना को जितना coverage जिसकी दी। ताकत थी उतना वो लोग काम करे। हम भी हमारे ताकत के हिसाब से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस के बदले तो इशारा इसकी इशारा इशारा मीडिया वाले मेरे से बहुत बेहतर जान रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को रहनुमा करने वाले, वैसा तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हैं। आप समझदार हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है।